हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेके एग्ज़ाम इनसाइट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पैंडमिक चल रहा है, आपको पता ही है। सभी लोग घर से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसी बिहाफ पे हमने ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ चलाई है और ये सेकंड वीक ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर आप लोग एफ़र्ट करेंगे थोड़ा सा तो उससे हमें भी अपने एफ़र्ट्स इम्प्रूव करने में थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। सो प्लीज़ गाइस, चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो थी कि कौशिक बासु जो एक इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, उनको हम्बोल्ट अवार्ड मिला है। एक अवार्ड है हम्बोल्ट अवार्ड, वो कौशिक बसु जी को मिला है और ये इकोनॉमिस्ट हैं एक, ठीक है। तो ये अवार्ड इनको दिया गया है बाय डॉक्टर जाना बर्न्ड शेफर ऑफ ब्यूकेरियस लॉ स्कूल हैम्बर्ग जर्मनी, ठीक है। वहाँ से उनको ये अवार्ड दिया गया है और ये प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं एट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में। तो अगर आप एक बार कमेंट बॉक्स में जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे ये ज़रूर बता दें कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी कौन सी कंट्री में है, ठीक है। अगर आपको पता है, नहीं पता तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इसका आंसर, या कमेंट्स में मैं लिख दूंगा। बट आप अगर आपको पता है तो प्लीज़, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इनके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं 2012 से 2016 तक। और उससे पहले ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे भारतीय सरकार के, इंडियन गवर्नमेंट जो यूपीए की सेकंड सरकार थी ड्यूरिंग मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, फ्रॉम 2009 टू 2012 तक ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र भी रह चुके हैं इंडियन गवर्नमेंट के, ठीक है। तो एक बार दोबारा मैं हेडलाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ। इकोनॉमिस्ट कौशिक बसु गेट्स हम्बोल्ट अवार्ड, और ये अवार्ड कौन देता है ये भी मैंने बता दिया है और इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दे दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो अभी गवर्नमेंट ने एक डेवलपमेंट काउंसिल सेटअप की है फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। गवर्नमेंट सेटअप 25 मेंबर डेवलपमेंट काउंसिल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। और इस काउंसिल के उन्होंने हेड किसको बनाया है? पुनीत डालमिया को, जो एक बहुत ही फेमस कंपनी है ना, डालमिया ग्रुप, ठीक है, उनको इसका हेड बनाया। वहाँ उसके जो चेयरमैन है पुनीत डालमिया, उसको इसका हेड बनाया है इस काउंसिल का। और ये काउंसिल क्या करेगी? इट विल सजेस्ट वेज टू एलिमिनेट वेस्ट, obtain maximum प्रोडक्शन, improve क्वालिटी, रिड्यूस कॉस्ट एंड प्रमोट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये काउंसिल बनाई है कि वो ऐसे चीज़ें सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को कि किस तरीके से हम वेस्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं सीमेंट्स का, और कैसे हम प्रोडक्शन इम्प्रूव कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, सीमेंट की क्वालिटी कैसे और इम्प्रूव हो सकती है, और कॉस्ट को हम कैसे अपनी रिड्यूस कर सकते हैं कि कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें हम, ठीक है। तो इन चीज़ों को लेके ये काउंसिल बनाई गई है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। वो है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट मर्जेस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज विद फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज था, इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मर्ज कर दिया गया है। इसके बारे में मैं थोड़ी सी और की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। तो यहाँ लिखा भी है कि इससे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर 3 डिपार्टमेंट्स थे और अभी 6 हो गए हैं। अभी 3 नए ऐड किए गए हैं। वो पहले 3 कौन कौन से थे? वो थे एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक अफेयर्स। और अभी उसके साथ साथ 3 नए ऐड किए गए हैं जिनका नाम है फाइनेंशियल सर्विसेज, डी पैम एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये अभी 3 नई एडिशन हुई है फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के अंडर। और डी पैम का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये थी कि अभी गवर्नमेंट ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ 3 नई एडिशन 3 नए डिपार्टमेंट मर्ज किए हैं। वो कौन से डिपार्टमेंट है उनका नाम पूछा जा सकता है पेपर में। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डी पैम या डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज है, वो पूछा जा सकता है। तो उससे पहले कितने थे? तो ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए सबको। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये एक रेटिंग एजेंसी है फिच, ठीक है। फिच काफ़ी फेमस रेटिंग एजेंसी है जो जीडीपी प्रेडिक्शंस देती है, ग्रोथ प्रेडिक्शंस देती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की। तो उन्होंने अभी इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट को लोअर किया है। पहले उन्होंने 12.8% दी थी फॉर फाइनेंशियल ईयर, ये जो अभी चल रहा है हमारा 2021-22। तो उसको उन्होंने लोअर किया है। क्यों किया है? क्योंकि अभी आपको पता ही था कि रिसेंटली सेकंड वेव आ चुकी थी कोविड की। उसकी वजह से सब कुछ दोबारा स्ट्रक हो चुका था, प्रोडक्शन वगैरह सब हॉल्ट हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी काफ़ी हॉल्ट हो चुकी थी।
तो उसकी वजह से ये ग्रोथ फोरकास्ट में उन्होंने मतलब लोअरिंग की है, 12.8% से कम करके 10% पे ले आए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अभी गवर्नमेंट मतलब रैपिड वैक्सीनेशन स्टार्ट करती है बहुत ही मतलब तेज़ी से, अगर सभी को वैक्सीन प्रोवाइड होती है तो ये दोबारा मतलब इम्प्रूव हो सकती है, इंडिया उससे इंक्रीज़ हो सकती है, 10% से भी इंक्रीज़ हो सकती है ये ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि मतलब इंडिया की ईयू नेशंस के साथ नेवल एक्सरसाइजेस होने वाली हैं। अगर आपको उसका नाम पता है उसमें नेवल एक्सरसाइज का, तो वो भी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, मैं पिछली वीडियोस में वो बता चुका हूँ। तो उसी के अंडर एक इंडिया की शिप है INS ताबर, उन्होंने नेवल एक्सरसाइज करी है विद, सॉरी यहाँ इंडियन नेवी नहीं आएगा, सॉरी वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पे इटालियन नेवी है, इटालियन, सो इसको इटालियन कर लीजिएगा आप, ये इंडियन नेवी नहीं है। INS ताबर कंडक्ट्स नेवल एक्सरसाइज विद इटालियन नेवी, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है। ठीक है, तो ये इंडिया की 3rd तलवार क्लास फ्रिगेट है, तो यहाँ पे इंडियन की जगह इटालियन कर लीजिएगा आप। और ये 19 अप्रैल 2004 को इन कलिंगयार्ड रशिया में कमीशन की गई थी, इंडियन नेवी में रशिया से ली गई थी ये। और इस INS ताबर में हमने ब्रह्मोस मिसाइल भी सेटअप करके रखी हुई है, ये उसको कंपैटिबल है उसके साथ ब्रह्मोस मिसाइल यूज़ करने के लिए। तो इसको ज़रूर यहाँ से ऊपर से ठीक कर लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये इटालियन नेवी के साथ है, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। वो थी, मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि जो स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर थे उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत रिमूव कर दिया गया था उनकी पोस्ट से, उनका नाम था स्टीफन लोफवन। बट अभी क्या हुआ है, एक नई डेवलपमेंट हुई है स्वीडन में कि उनको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। एक नैरो पार्लियामेंट्री वोट से वो जीत चुके हैं दोबारा, उन्होंने कॉन्फिडेंस स्वीडन की पार्लियामेंट में प्रूव कर दिया है, जिसकी वजह से वो दोबारा री इलेक्ट हुए हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन। ठीक है, और स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम और वहाँ की करेंसी है करोना, नॉट करोना जो अभी यहाँ पे वायरस चल रहा है, दैट स्टैंड्स फॉर KRONA, क्रोना। ठीक है, अभी और बात करते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई मिनिस्ट्री बनाई है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का काम होगा जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इंडिया में उसको मतलब ओवरसी करना, उसकी मैनेजमेंट को देखना, कैसे उनके बिहाफ पे रूल्स बनाना है, उनकी बेटर परफॉर्मेंस के लिए जो भी मतलब काम होगा वो सारा मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ही देखेगी। और अमित शाह जी जो हैं वो इस मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को हेड करेंगे। ठीक है, तो अमित शाह हैज़ बीन नेम्ड एज द मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन। और इस मिनिस्ट्री की जो विजन है, जो आइडिया है कि ये कैसे काम करेगी, तो उसका आइडिया है सहकार से समृद्धि। ठीक है, सहकार से समृद्धि इसका विजन है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का, और अमित शाह को मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन बनाया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो में भी बता चुका हूँ कि किरण रिजिजू हमारे नए लॉ मिनिस्टर हैं, इससे पहले ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, अभी ये लॉ मिनिस्टर हैं हमारे नए। और इन्होंने चार्ज ले लिया है मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस का, अज्यूम कर लिया है चार्ज। और ये MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं फ्रॉम वेस्ट अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो कई बार कॉन्स्टिट्यूंसीज भी पूछी जाती है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कैबिनेट मिनिस्टर्स की, तो इसीलिए मैंने ये भी बता दिया कि ये MP हैं फ्रॉम वेस्ट अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडियन रेलवेज ओपन्स फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम एट बेंगलुरु स्टेशन। ठीक है, तो इंडियन रेलवेज ओपन्स फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम एट बेंगलुरु स्टेशन, यहाँ पे M मिस हो चुका है, सॉरी। तो ये एक्वेटिक किंगडम कहाँ बनाया गया, जो रेलवे स्टेशन है बेंगलोर सिटी का, क्रांतिवीरा संगाली रैना रेलवे स्टेशन। अगर कोई बेंगलोर गया है तो उसको पता होगा, काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा रेलवे स्टेशन है, बहुत ही साफ़ सुथरा और काफ़ी बड़ा मतलब एरिया में फैला हुआ है, तो उसको पता होगा, उसका आइडिया होगा कि कैसा रेलवे स्टेशन है वहाँ पे। तो वहाँ पे ये एक्वेटिक गैलरी बनाई गई है। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो कतर एयरवेज ज्वाइंस IATA's टर्बुलेंस अवेयर प्रोग्राम। ठीक है, कतर एयरवेज ज्वाइंस IATA's टर्बुलेंस अवेयर प्रोग्राम। अब ये IAT है, इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं।
ठीक है। तो ये कतर एयरवेज फर्स्ट एयरवेज थी फ्रॉम मिडल ईस्ट, मतलब पहली मिडल ईस्ट रीजन से पहली एयरवेज है जिसने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, ठीक है। और ये जो टर्बुलेंस अवेयर प्रोग्राम है ये क्या करता है, एयरलाइंस को हेल्प करता है कि जो हवा में उस वक्त टर्बुलेंस होती है ना उसके इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए, ठीक है। उनको ये सक्षम बनाता है कि वो जो भी टर्बुलेंस हवा में टर्बुलेंस होती है प्लेन्स की उसको मिटिगेट कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, वो है उदयन माने, ये सेकंड इंडियन गोल्फर बने हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। टोक्यो ओलंपिक्स के लिए मैं पहले ही वीडियोस में सारी एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ, कब स्टार्ट हो रहे हैं, कब ख़त्म हो रहे हैं, क्यों 2020 वाले टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में हो रहे हैं, ठीक है। और 2024 वाले जो हैं समर ओलंपिक्स वो पेरिस में होंगे, तो ये मैं सब बता चुका हूँ। तो ये उदयन माने सेकेंड इंडियन गोल्फर बने हैं टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। तो नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन मतलब न्यूज़ है वो है कि आरबीआई ने फेडरल बैंक के सीईओ जो हैं उनको 3 ईयर का एक्सटेंशन दिया है। उनका नाम है श्याम श्रीनिवासन, उनको 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, अब मतलब 2021 से अब वो 2024 तक उनका टेन्योर बढ़ाया गया है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स के फील्ड से एक और बात कर लेते हैं। तो आपको पता ही है कि इंडिया में अभी कुछ पिछले टाइम 3-4 सालों से खेलो इंडिया गेम्स ऑर्गेनाइज करवाई जा रही हैं, ठीक है, ताकि हम यूथ को प्रमोट करें खेल की तरफ। तो उसी मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो वेन्यू है वो हरियाणा होगा जो अगले साल होस्ट करेगा, ठीक है। हरियाणा टू होस्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 इन फेब 2022, और इसको अगले साल इसलिए शिफ्ट किया गया है ड्यू टू राइजिंग कोविड केसेस। तो इस वजह से ये नेक्स्ट ईयर में होस्ट करने वाला है हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को। और स्पोर्ट्स की फील्ड से ही एक और खबर है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड शुरू हुए थे इस साल स्टार्टिंग में। तो जून मंथ के लिए सोफी एक्लिस्टोन जो इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं और डिवॉन कॉनवॉय ये न्यूजीलैंड के बैट्समैन हैं, तो इन दोनों को मतलब ये अवार्ड दिया गया है फॉर जून मंथ के लिए। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जून इन दोनों को मिला है, सोफी एक्लिस्टोन एंड डिवॉन कॉनवॉय। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एक सेकंड, ठीक है। तो एक बुक आई है जिसको पीएम मोदी जी को गिफ्ट किया गया और उनको फर्स्ट कॉपी मिली है उसकी। उस बुक का नाम है द रामायणा ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। द रामायणा ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी, बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है, मतलब एक हिंदू रिलीजन की बुक है और एक सिख रिलीजन के जो इंपॉर्टेंट फिगर हैं उन दोनों को मर्ज करके इस बुक का टाइटल है द रामायणा ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी, और इसकी ऑथर हैं बलजीत कौर तुलसी, ठीक है। तो इस मतलब इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। पर आपको इसका ऑथर का नाम याद रखना है और बुक का नाम याद रखना है। तो एक और खबर है कि लद्दाख अपनी सारी पॉपुलेशन को कोविड की जो मतलब फर्स्ट डोजेज है ना, लद्दाख ऐसा करने वाली पहली यूनियन टेरिटरी बनी है जिसने 100% फर्स्ट डोज कवरेज मतलब प्रोवाइड कर दिया है अपनी सारी पॉपुलेशन को, कि वहाँ की जितनी भी पॉपुलेशन है उनको एटलीस्ट कोविड की फर्स्ट वैक्सीन फर्स्ट डोज मतलब इनोकुलेट कर दी गई है, ठीक है। सभी को इनोकुलेट कर दिया गया है फर्स्ट डोज ऑफ कोविड की इससे। तो ऐसा करने वाली लद्दाख पहली यूनियन टेरिटरी बनी है। तो एक और इम्पोर्टेंट जो मतलब डेवलपमेंट हुई है कि अभी इंडिया में क्या होगा कि नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर मतलब किया खोला जाएगा एट पटना, और ये पटना यूनिवर्सिटी में खोला जाएगा नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो विंबलडन की बात कर लेते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले विंबलडन मतलब ख़त्म हुआ, ये टेनिस टूर्नामेंट है एक, और इसे नोवाक जोकोविच ने जीता है और ये उनका 6वां विंबलडन टाइटल था, ठीक है। उन्होंने 6वीं मतलब 6 टाइम ये अपना विंबलडन टाइटल जीता है उन्होंने, और वो एक मॉडर्न डे ग्रेट हैं, मतलब इस वक्त तो सबसे बेस्ट प्लेयर हैं वो। अगर इसी टाइम की बात करें, ना ही रॉजर फेडरर ना ही राफेल नदाल सबको ओवर मतलब सबसे आगे निकल गए हैं वो नोवाक जोकोविच, और ये सर्बिया के हैं, ठीक है। और ये जो विंबलडन एडिशन था ये 134th एडिशन था जब से स्टार्ट हुआ है, और 53rd ऑफ द ओपन ईरा, ठीक है। 53rd ऑफ द ओपन ईरा और 134th स्टार्टिंग से, जब से विंबलडन स्टार्ट हुआ है उसके बाद बीच में एक ओपन ईरा उन्होंने नया स्टार्ट किया था कि अब से मतलब दोबारा एक मतलब होता है ना एक तरह से री इन्वेंट करके, तो उसका ये 53rd था ओपन ईरा का। और स्टार्टिंग से अगर बात करें तो 134th एडिशन। और वुमेन सिंगल टाइटल जीता है एशली बार्टी ने सॉरी, वुमेन सिंगल्स टाइटल जो है वो जीता है एशली बार्टी ने, और जो मेंस डबल टाइटल है वो जीता है निकोला मैकटिच एंड मेट पैविच ने, और जो वुमेंस डबल टाइटल है वो जीता है साई सू वई एंड एलिसे मर्टन्स,
ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एफकैट में पूछा जा सकता है, और जो जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पूछा जा सकता है, इवन सीडीएस में भी पूछा जा सकता है। तो ये आप ज़रूर मतलब सारे विनर्स के नाम याद रखना। और ये जो विंबलडन टेनिस चैम्पियनशिप है ये लंदन में होती है, ठीक है। और मैं पूरा ऑर्डर बता देता हूँ। 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैं टेनिस के। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, किसी भी साल के स्टार्टिंग में इसी ऑर्डर में चलते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, थर्ड नंबर पे आता है विंबलडन, और सबसे लास्ट में होता है यूएस ओपन। ये 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैं टेनिस गेम के। और एक नई अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं। अबी अहमद ये री इलेक्ट हुए हैं एज ए पीएम ऑफ इथोपिया फॉर हिज सेकंड टर्म। दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, री इलेक्ट हुए, अभी भी यही थे और दोबारा ये री इलेक्ट हो चुके हैं। अबी अहमद इनका नाम है, इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर। और एनटीपीसी जो है बहुत ही बड़ी कंपनी है इंडिया की। एनटीपीसी टू सेट अप इंडिया सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क एट रन ऑफ कच्छ, ठीक है। तो एनटीपीसी जो है वो इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क सेटअप करेगी एट रन ऑफ कच्छ। तो रन ऑफ कच्छ ये गुजरात में है, ठीक है, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है रन ऑफ कच्छ। और यहाँ पे एक इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क एस्टैब्लिश किया जाएगा जिसकी कैपेसिटी होगी 4750 मेगावाट्स की। और इसको कौन सेटअप करेगा? इसको सेटअप करेगा एनटीपीसी। और लद्दाख के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि लद्दाख ने अभी सिक्किम के साथ एक एमओयू साइन किया है। एमओयू होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू टर्न द यूनियन टेरिटरी इनटू एन ऑर्गेनिक एंटिटी, ठीक है। अगर आप सबको अभी तक नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि जो सिक्किम है ना वो ऑर्गेनिक स्टेट है इंडिया की। उसको एक टाइटल है ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, कई बार क्वेश्चंस में आता है, तो वो सिक्किम है, ठीक है। इसीलिए लद्दाख ने सिक्किम के साथ ये टाई अप किया है कि वो भी मतलब ऑर्गेनिक एंटिटी बनेंगे एज जैसे सिक्किम है, ठीक है। बाय 2025 एमओयू किसके साथ साइन किया गया है? विद सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के साथ। और लद्दाख का एक और नाम है, मतलब कॉमन नाम है बहुत ही फेमस, द लैंड ऑफ हाई पासिस। लद्दाख को इस नाम से भी जाना जाता है, द लैंड ऑफ हाई पासिस। और एक और न्यूज़ है कि पीयूष गोयल जो हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं इस वक्त, पहले रेलवे मिनिस्टर भी थे, तो वो अब हमारे लीडर ऑफ हाउस अपॉइंट हुए हैं इन राज्यसभा। इससे पहले थावर चंद गहलोत जी थे, बट उनको अभी गवर्नर बना दिया गया है, तो उस वजह से जो पोस्ट वो खाली थी उसको मतलब टेक ओवर किया है पीयूष गोयल ने टू बी लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा। और नए जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने इंडिया का जो मतलब इंडिया का जो पूरी टीम टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने जा रही है, जितने भी एथलीट्स जा रहे हैं, उनके लिए जो एक ऑफिशियल सॉन्ग लॉन्च हुआ है उसको मतलब इन्होंने लॉन्च किया है। उस गाने को जो कंपोज किया गया है, उस गाने को कंपोज किया है AR रहमान और गाना गाया है अनन्या बिरला ने, ठीक है। और गाने का नाम है हिंदुस्तानी वे, ठीक है। तो कुछ और न्यूज़ हैं जो पूछी जा सकती हैं पेपर्स में। तो UAE फर्स्ट गल्फ कंट्री बनी है, फर्स्ट गल्फ नेशन टू ओपन एन एम्बेसी इन इज़राइल। अभी आपको पता ही है अब्राहम अकॉर्ड वगैरह हुआ है, जिससे इज़राइल ने अपने ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़, इनके साथ अपने रिलेशन सुधारने शुरू कर दिए हैं। और उसी बिहाफ पे UAE पहली गल्फ कंट्री बनी है जिसने एक अपनी एम्बेसी खोली है इज़राइल के अंदर, ठीक है। और नेपाल के भी नए PM अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है शेर बहादुर द्यूबा। इससे पहले KP शर्मा ओली जी थे, उनको रिज़ाइन करना पड़ा है और उसकी जगह अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं नेपाल के शेर बहादुर द्यूबा। और नेपाल की जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है विद्या देवी भंडारी, ठीक है। और नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि इंडिया टू होस्ट वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप इन 2026, ठीक है। तो इंडिया जो है होस्ट करेगा वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप इन 2026 में। और ये कहाँ पे हो, मतलब वेन्यू क्या होगा? एट हैदराबाद। भाई ये मतलब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगी हैदराबाद में। और इससे पहले भी इंडिया ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा चुका है, होस्ट कर चुका है इन 2009, ठीक है। तो मैंने सारी न्यूज़ एक्सप्लेन कर दी हैं। वो वहाँ पीछे जो INS ताबर वाली न्यूज़ थी उसमें इटालियन नेवी के साथ हुआ है, मैंने इंडियन वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है, तो आप प्लीज़ उसे करेक्ट कर लीजिएगा, इटालियन नेवी के साथ की है। तो इस वीडियो में इतना ही था। तो लास्ट में यही बोलूँगा गाइस
थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करो यार, कि ताकि थोड़ा हमारा भी मतलब वो होता है ना, मोराल बूस्ट हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, टेक केयर।